गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो बेटा सब लोग? बढ़िया। तो अगली क्लास स्टार्ट करें अपनी। अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे अपने पास में चैप्टर नंबर 3, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। ये वाला चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कल किया था गुडविल का टॉपिक। आज अपन बेटा करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। रिजर्व एंड सरप्लस। एक और बात, मैं इन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि वैसे दूसरी बात तो ये भी है कि गुडविल का जो टॉपिक है अपना, इसके अंदर इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, ठीक है। तो उसको मैंने एक एंट्री थी अपन ने कल कर लिया था सिंपली, बाकी उसका बेसिस वगैरह क्या था वो अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। उसी तरह से रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में कंप्लीटली अपन चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। बस सेम टू सेम है ट्रीटमेंट, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है। अब ऑब्वियस ही बात है ना कि भाई जो पार्टनर्स अभी तक थे, ठीक है, उन्होंने जितना भी प्रॉफिट अभी तक कमाया था जिसको रिजर्व में ट्रांसफ़र किया हुआ था, अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो पार्टनर अपना आज तक का प्रॉफिट लेके जाएगा भाई, ठीक है। तो इसीलिए अपन क्या करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले किस में करते थे बेटा? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, और अभी भी किस में करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो बताइए क्या एंट्री बनेगी अपने पास? ठीक है, एंट्री बनेगी रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू, अब मैं इनको ओल्ड पार्टनर्स बोल दूं या फिर ऑल पार्टनर्स बोल दूं, बात तो एक ही है। कौन से रेशियो में जाएगा? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। एक एंट्री तो ये बन जाएगी जो अपना कहाँ पर पड़ा हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि प्रॉफिट का एलिमेंट है जो कि लाइबिलिटी में रखा हुआ है बेटा। कहाँ रखा हुआ है? लाइबिलिटी में रखा हुआ है प्रॉफिट का एलिमेंट। और अगर हमारे पास फॉर्म में लॉस हो जाता है तो लॉस का एलिमेंट कहाँ रखा होता है? असेट में रखा होता है। उसको अगर मुझे क्लोज करना है, क्योंकि जैसे प्रॉफिट अगर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसी तरह से लॉस को भी तो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना बेटा। लिख दूं थोड़ा सा मैं, प्रॉफिट का एलिमेंट है ये, और ये क्या है? लॉस है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते तो अपनी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। भाई एसेट को हटाना है, एसेट को हटाओगे तो क्या करोगे? सीआर करोगे, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? टू रिजर्व एंड सरप्लस। अब मैं इसको लॉस कर दूं या फिर मैं कह दूं कि भाई पी&एल का डीआर बैलेंस अगर है, ये एंट्री मैंने आपको करवा रखी है चैप्टर नंबर 2 में, और आप कह दीजिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पी&एल अकाउंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, वो पूरी मैंने लिस्ट आपको लिखवा रखी है, ठीक है। तो उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें? वही अपने पास ओल्ड पार्टनर्स, और या फिर मैं कह दूं ऑल पार्टनर्स, एक ही बात है। यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके सहित, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर और डेथ पार्टनर जो भी है, उसको जोड़ करके आप इस तरह से काम कर लोगे। और ये भी एंट्री किसमें बटने वाली है? ओल्ड रेशियो में। तो ये एंट्रीज मैं आपको करवा रखी, इस पर ज़्यादा टाइम मैं दूंगा नहीं, बस इतना सा ही है। ये टॉपिक अपना खत्म हुआ, ये टॉपिक खत्म हुआ। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आज की क्लास में मैं आपको अगला जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस अपन अगली क्लास में करेंगे। अगर आज का इंट्रो या जो मैं आज जो बेसिक आपको बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक के बारे में, अगर वो आपको समझ में आता है तो वो टॉपिक बहुत आसान है, ठीक है। दूसरी बात, वो टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में इम्पोर्टेंट है जो आपको बताने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट क्यों है बेटा? बिकॉज रेशियो वाला टॉपिक आप पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 2 में, तो उसकी इंपॉर्टेंस वहाँ पर ज़्यादा है। गुडविल का टॉपिक आप वहाँ पढ़ चुके हो, उसकी इंपॉर्टेंस वहाँ ज़्यादा है। रिजर्व एंड सरप्लस आप दोनों में बिल्कुल कॉमन ही है, ठीक है। तो जो नई चीज़ आती है चैप्टर नंबर 3 के अंदर, वो जो अब पढ़ाने वाला हूँ वो नई चीज़ है, तो उसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। चैप्टर नंबर 3 में आने के चांसेस ज़्यादा उसके हैं। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए फटाफट से। देखिए बेटा, जो अपना अगला टॉपिक है वो है पेमेंट
ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है अपने पास में, उसको पेमेंट ड्यू करने की, वो डेथ वाला पार्टनर हो चाहे ये पार्टनर हो। वैसे डेथ वाले पार्टनर के क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, तो उसको अपन थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपने जो फोकस रहेगा वो फोकस किस पे रहेगा, रिटायरिंग पार्टनर पर, क्योंकि वो पार्टनर डेथ नहीं हो रही उसकी, वो रिटायरमेंट ले रहा है अपनी फर्म से। क्या ले रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है। तो उस केस में फिर क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। अब ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, पेमेंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या है बेटा, मेरी बात सुना ध्यान से, पहले मैं एक बार बोल के बता रहा हूँ। जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, सबसे पहले उसका अपन हिसाब करने बैठेंगे तो उसको क्या क्या पेमेंट करेंगे, क्या क्या पेमेंट करेंगे। आप कहोगे सर उसने फर्म में जो कैपिटल लगाई थी, हम एक तो उसको वो पेमेंट करेंगे। भाई कैपिटल का रीपेमेंट होगा ना, बिकॉज लाइबिलिटी में आती है। जब आने वाला पार्टनर फर्म में पैसे लेके आया है, जाते टाइम अपना वो पैसा निकाल के ले जाएगा ना, तो एक तो कैपिटल का पेमेंट करेंगे। एक हम कहेंगे कि सर रिजर्व एंड सरप्लस में जितना उसका पार्ट बनता है वो भी उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल साथ साथ ले लेता हूँ इसके ऊपर कि 1 लाख का मान लीजिए कैपिटल है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस उसके हिस्से में जो बनता है वो मान लीजिए 10,000 बनता है। फिर अपन बात करें कि सर गुडविल का जितना हिस्सा बनता है, जो हमने कल ही पढ़ा था, ये मान लीजिए 5,000 ये बनता है इसका, वो भी लेके जाएगा। और क्या क्या हो सकता है बेटा रिजर्व सरप्लस, इसके अलावा हो सकता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया, बिकॉज सेकंड चैप्टर में जैसा पढ़ा था अपने बिल्कुल सेम टू सेम है, डिट्टो, कोई चेंज नहीं है, सिंपल वही। असेट रिवैल्यू, लायबिलिटी रिवैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होगी तो क्या होने वाला है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस होगा तो मैं प्रॉफिट मान के चलता हूं। मानो इसके हिस्से में आता है बेटा 15,000, तो इस तरह से अपने इसका पूरा हिसाब कर दिया। फिर ऐसा मान लीजिए कि इस इंसान ने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स कर ली थी। ऐसा मान लो आप, क्या कर ली थी बेटा, ड्राइंग्स कर ली थी इसने ड्राइंग्स कर ली थी 10,000 की। तो ये माइनस करना पड़ेगा इसके हिसाब में से। अगर हमसे ये पूछे जाते टाइम पर कि भाई साहब मेरे हिस्से में कितने पैसे आते हैं, तो हम कहेंगे 1,10,000, 15, ठीक है, 30, 1,30,000 में से 10,000 आपने निकाल लिया था, तो मैं कहूँ 1,20,000 इसको पेमेंट करना है। अगर इसका सिंपल हिसाब मैं बोलूँ तो जाने वाले पार्टनर को, जो रिटायरिंग पार्टनर है यानी कि सी मान लीजिए, तो सी को टोटल पेमेंट, अल्टीमेट पेमेंट कितना करना है, 1,20,000 का पेमेंट इसको करना है। ये इसका हिसाब किताब था। अब इसके अंदर क्या क्या केसेस हो सकते हैं, ये तो मैंने पेमेंट ड्यू निकाला। अब मैं एक लाइन और लिख रहा हूं साथ में, मेथड्स। कि उसको पेमेंट करने के मेथड्स, जो उसका अमाउंट ड्यू है रिटायरिंग पार्टनर का 1,20,000, इसको पेमेंट करने के तरीके। अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से ज़रा बेटा, इसको पेमेंट करने के तरीके मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी सोच सकते हो। इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, समझाने की बात थी कैसे हिसाब किताब अपन करेंगे। तो ये अपना नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये कहाँ से निकलेगा पता है आपको, कि सर ये सारी चीज़ें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती हैं। हाँ तो बेटा बिल्कुल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आता है ना, ये वही तो है कि जाने वाले पार्टनर को पेमेंट कर दो, बाकी का क्लोजिंग बैलेंस रख लो, तो ये वही है। ठीक है, अब अगर मेरे से मेथड पूछे जाएं तो क्या क्या सिचुएशन बन सकते, क्या क्या हालात बन सकते हैं 1,20,000 पेमेंट करने के। हालात ऐसे बन सकते हैं, एक हालात तो ये बन सकता है कि आज हमारे पास सफिशिएंट केस है, केस का बैलेंस अवेलेबल है, केस है, तो फिर मैं क्या करूं, एक काम करो, इसको आप लमसम पेमेंट कर दो, लमसम पेमेंट कर दो। लमसम पेमेंट का मतलब 1,20,000 पूरा का पूरा उसको अभी दे दो कि ये पकड़ो 1,20,000, अपने घर जाओ भैया, आज के बाद आपका हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो वैसी बात है, हमारे पास अगर पैसा है तो हम इसको पैसा पेमेंट कर देंगे कि ठीक है आप अपना 1,20,000 रुपये ले जाओ, आज के बाद अपना कोई रिश्ता नहीं, आपका हिसाब किताब हो गया कंप्लीट। ठीक है,
एक और क्या हो सकता है, एक ये भी तो हो सकता है कि यार आज ना हमारे पास में केस अवेलेबल नहीं है, यानी कि पैसा है ही नहीं मेरे पास। जो अपनी फर्म है, जो ए और बी बचे हैं, वो क्या बोलेंगे कि आज हमारे पास केस नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो एक काम करो, इसको आज पेमेंट नहीं करते, हम इससे थोड़ा टाइम ले लेते हैं। मिस्टर सी जो है थोड़ा सा टाइम ले लिया, एक काम करते हैं कि भैया हम आपको ना 6 महीने बाद ब्याज सहित या 1 साल बाद में ब्याज सहित पेमेंट कर देंगे। तो उसकी जो पैसा बचेगा 1,20,000, उसको 6 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, विथ इंटरेस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज आज के बाद वो पार्टनर रहा नहीं रहा पार्टनर, तो बेटा पार्टनर नहीं है तो कैपिटल तो हो नहीं सकती ना उसकी। जो 1,20,000 वो कैपिटल थोड़ा ना है, बिकॉज कैपिटल किसकी हो सकती है, जो पार्टनर है उसकी। तो इस कैपिटल को मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ किसमें, लोन अकाउंट में। मैं इसको लोन मान लेता हूँ। मैं क्या मान लेता हूँ कि हमने सी से लोन ले लिया, मान लो 1,20,000 का, सी हमारे पास लोन छोड़ के जा रहा है 1,20,000 का, तो हम इस लोन को पेमेंट कर देंगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो इनके बीच की बात है, उसके अपने को कुछ नहीं करना। सिंपल हमने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया कि आज के बाद में ये 1,20,000 का लोन है, जिसको मैं बाद में लमसम पेमेंट करूंगा। ध्यान रखिए, इसको मैं बाद में लमसम पेमेंट करूंगा विथ इंटरेस्ट। अब मुझे ये बताइए, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, भूल गए? चैप्टर नंबर 1, 6% पर एनम। ये जो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ना बेटा, यही आपके अच्छे मार्क्स दिलाएंगी। जो आपको हैंड टू हैंड देखते ही चीज़ें याद आनी चाहिए। समझ गए मेरी बात को? जिस बच्चे को याद आ गया 6% पर एनम, मतलब वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है, जिसको नहीं आया इसका मतलब पीछे का पीछे और आगे का आगे चल रहा है, कोई मतलब नहीं उसका। अच्छा, और क्या हालात बन सकते हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे मेरे पास पैसा पड़ा है, लोन मान लिया, एक साथ बाद में पेमेंट कर दूंगा विथ इंटरेस्ट, 6 महीने बाद, साल भर बाद। उसके अकाउंटिंग में तब करूंगा, आज तो क्या करूंगा, इसको मैं लोन में ट्रांसफ़र। फिलहाल मैं आपको सिर्फ सिचुएशन समझा रहा हूँ, ये टॉपिक आपको पढ़ा नहीं रहा मैं कह रहा हूँ अगर आपको बातें समझ में आ गई ना, तो फिर इस टॉपिक को कवर करना बहुत बहुत ही आसान है। अदरवाइज तो बच्चे इसमें हमेशा उलझते रहते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखो, और क्या हालत हो सकते हैं मेरे को बताओ। यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार 1,20,000 रुपये पड़े हैं मेरे पास, देने के लिए तो नहीं है, अभी देने के लिए तो नहीं है। फिर ए और बी के दिमाग में ये आ सकता है कि यार अगर मैं 6 महीने का टाइम लेता हूँ 1,20,000 के लिए, और 6 महीने बाद मुझे ब्याज सहित देना पड़ेगा, तो मान लो कि 1,30,000 रुपये देना पड़ेगा, ऐसा मान लेते हैं, जो 6% निकाले ना आप लोग, 1,30,000 देना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर वो टेंशन में आएंगे कि यार 6 महीने बाद 1,30,000 रुपये एक साथ कहाँ से आएगा मेरे पास, ऐसा टेंशन में आएगा ना कि 6 महीने बाद 1,30,000 एक साथ कैसे आएगा। तो एक काम करते हैं, सी से बात करते हैं, हम उसको कहते हैं भैया हम आपको ना किस्तों में पेमेंट करते हैं। आपका जो लोन है भाई, लोन का जैसे अपन बैंक से लोन लेते हैं तो किस्तें पेमेंट करते हैं ना, तो वैसे ही हम आपको किस्तों में पेमेंट करेंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे। 1,20,000 जो है ना, उसमें प्लस ब्याज तो करना ही है, जितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा वो अपन कैलकुलेशन बाद में सीखेंगे, लेकिन 1,20,000 में हम आपको किस्तों में देंगे, 6 किस्तों में, 8 किस्तों में, 12 किस्तों में, जो भी किस्तें बनेंगी उन किस्तों में देंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। इक्वल ईयरली, यहाँ पर ईयरली इंस्टॉलमेंट जैसे भी क्वेश्चन में होगी कि हम आपको 3 साल तक पेमेंट करेंगे, 4 साल तक पेमेंट करेंगे, तो मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी एक साथ देने में दिक्कत आ सकती है, तो आप क्या बोलोगे कि आप इसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देंगे ब्याज सहित। तो ऐसा मान लीजिए 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना चाहते हो आप 60-60 हज़ार की, ऐसा मान लो, तो भाई 60,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट का प्लस जो भी इंटरेस्ट होगा हम आपको वो दे देंगे। फिर अगली बार फिर से एक बार 60,000 और जो भी इंटरेस्ट बनेगा आपका वो इंटरेस्ट मिला करके, तो इस तरह से आपके सामने किस्तें बना देंगे हम। ऐसे ही पेमेंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं सर। और एक और तरीका हो सकता है पेमेंट करने का। देखो मुझे तो ये 3 तरीके ही नज़र आते हैं, और आपको भी अगर सोचने बैठो तो 3 तरीके नज़र आएंगे। या तो पैसा है तो एक साथ दे दो, नक्की करो सारा काम, या कि पैसा अभी है नहीं, 6 महीने बाद आने वाला है, तो 6 महीने का टाइम ले लो भैया, 6 महीने बाद ब्याज सहित दे देना, ठीक है। एक क्या है कि यार हम धीरे धीरे पेमेंट करना चाहते हैं किस्तों में, एक साथ पैसा नहीं आएगा तो किस्तों में पेमेंट कर देंगे, तो ठीक है किस्तों में कर दीजिए। ये 3 तरीके सबको नज़र आते हैं। एक अपने पास जो यहाँ पर है वो है एन्युटी मेथड। क्या है बेटा यार, ये एन्युटी मेथड पीछा नहीं छोड़ेगा भाई अपना, 11th में भी था,
अभी अपने पास अभी पीछे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में भी आया था, और यहाँ पर फिर से आ गया एन्युटी मेथड। तो एक एन्युटी मेथड है, इस मेथड के ऊपर मैं चर्चा करूँगा जब ये मेथड पढ़ाऊँगा तभी साथ साथ, फिलहाल नहीं। इसके बारे में बोल के कोई खास फायदा नहीं है, जब मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा तो फिर मैं इसके बारे में बोलूँगा कंप्लीट डिटेल में। आज की क्लास के लिए मुझे लगता नहीं ज़्यादा कोई ज़रूरत है। इस चैप्टर का ओवरव्यू, सॉरी इस टॉपिक का ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि इसमें मुझे करना क्या है, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कैसे कैसे करना। तो ये हालात हो सकते हैं, अब तो मुझे अकाउंट्स करनी है ना, ये तो मैं समझ चुका, मुझे अकाउंट्स करनी है। ऐसा हुआ तो फिर मैं कैसे एंट्री करूँगा, या फिर मैं कैसे ट्रीटमेंट करूँगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी बैलेंस शीट में, जहाँ पर भी करना है। ऐसा हुआ तो फिर मैं कैसे काम करूँगा, ऐसा हुआ तो कैसे काम करूँगा, और ये हुआ तो कैसे काम करूँगा। बस ये मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बातें रह गई हैं। अब हालात समझ लीजिए, बाकी काम अपन कल बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।